हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। गाइस अगर आप इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ स्कोर करना है, इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बार यहाँ पर गाइस देख लीजिए, ये जो आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का, इससे इस बार के बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपके आस किए जाएंगे। तो इस पेपर का यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट में। और गाइस यहाँ पर हम अर्थशास्त्र का देखेंगे। इसी तरह से गाइस अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन, जैसे अगर आपके पास सोशोलॉजी है उस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट डे ही वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपका पेपर है इसका यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखिए। और गाइस अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप एक बार शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं पहले उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक आपको देखना है, बिल्कुल भी बीच में आप स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर आपको किस तरह से लिखने हैं। पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देखेंगे, इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो ये पूरा देखना है, क्लियर। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं पहले उनको देख लेते हैं, इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, तो कैसी होती है विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच। अब एक बार इस पेपर को भी आप देख लीजिए। ये जो यहाँ पर आपका गाइस पेपर दिया गया है, तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस ये जो आपका 4 नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, तो कैसी होती है। पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जैसे इकाई से अधिक या फिर इकाई से कम या फिर शून्य या फिर अनंत, तो कैसी होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इकाई से अधिक। यानी क्वेश्चन आप पेपर में भी देख लीजिए, ये पेपर इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और जो पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहा है उसको पूरा आप सही से समझें, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो आई होप ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत रोज कैसे होती है, इकाई से अधिक होती है। ऑप्शन मिलेंगे इकाई से कम या फिर शून्य या फिर अनंत। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत रोज इकाई से अधिक होती है। आई होप सही ढंग से आपको याद हो गया होगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक अनद्यमान तटस्थता वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका होगा कि मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपने समझ लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा प्रश्न ये दिया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि दीर्घ काल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। तो दीर्घ काल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। और एक बार इस पेपर को भी आप देख लीजिए। इस पेपर में गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले इसको देख लीजिए कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो विश्वव्यापी मंदी है वो हुई थी 1929 में, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है
और एक और क्वेश्चन आपका है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं, कमी, स्थिरता, वृद्धि या फिर इनमें से सभी। तो उस क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो 1929 में आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे, 1930, 1931 या फिर 1932। तो 1929 में विश्वव्यापी मंदी प्रारंभ हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि दीर्घ काल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 आपका क्या दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन 4 है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है तब, कब होता है, निर्यात आयात से कम होता है, आयात निर्यात से कम होता है, यानी इस तरह से आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो विदेशी व्यापार में घाटा होता है तब जब निर्यात आयात से कम होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निर्यात आयात से कम होता है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत रोज कैसी होती है, इकाई से अधिक। सामान्यतः एक अनधिमान तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं, कोई नहीं। और विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब निर्यात आयात से कम होता है। और विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 1929 में। आई होप ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए कि अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिला है कि औसत परिवर्तनशील लागत, यही आपका राइट ऑप्शन है। अब जैसे आपका पेपर दिया जाएगा उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही ऑप्शन है वो आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो आपके सही ऑप्शन है वही यहाँ पर लिखकर बताए गए हैं। तो अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर इसका आंसर भी आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो क्या नहीं है, कीमत विभेद। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, तो वो है कीमत विभेद। क्लियर, तो यहाँ पर आपको जो 6 क्वेश्चन थे आपने देख लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहीं पर इसको आप याद कर लीजिए। तो किसे किया जाता है, उपकरण को। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते, आपसे पूछा जाएगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन लिखकर बता दिया गया है उपकरण। तो निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है, उपकरण को। इसके बाद क्वेश्चन 8 आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है, क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद पता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है, रट लीजिए। केंद्रीय बैंक की जो नीति है वो कहलाती है मौद्रिक नीति। तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। इसके बाद आगे भी आपके क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको भी देखेंगे। अगर इकोनॉमिक्स में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इसी तरह से, अगर गाइस इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इसी तरह से जो भी अर्थशास्त्र के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी वीडियोस बने तो उन सभी वीडियोस को आपको देखना है। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। अब इसी तरह से अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 आप तैयार करोगे कि आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब इसी तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आई होप आपको याद हो गया होगा कि आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये दिया गया है, आप देख सकते हो कि नगद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक द्वारा। और केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत रोज क्या कहलाती है? क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब निर्यात आयात से कम होता है, तब क्या होता है? विदेशी व्यापार में हमें घाटा होता है। और नगद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक द्वारा। तो आई होप जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर आपको समझ आ गए होंगे। अब इस पेपर को एक बार गाइस आप देख लीजिए, और इसमें जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर ये दिए गए हैं इनको भी आपको तैयार कर लेना है। एक आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसको तैयार करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन है, कुल परिवर्ती लागत बराबर विलासिता की वस्तु की मांग की कीमत रोज क्या होती है? चाय की कीमत में वृद्धि से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये जो आपका दिया गया है, चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी, इसको भी आप तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लीजिए। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको तैयार कर लेना है। आई होप आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आप पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी अतलग उत्तरीय प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, तो गाइस अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला प्रश्न आपका दिया गया है और आपको भी पता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा और आप बोर्ड के पेपर उठाकर देखना, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। तो फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है अल्पकाल। ठीक है, अल्पकाल गाइस से हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि अल्पकाल में उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्थिर साधन और दूसरा आपका हो जाएगा परिवर्तनशील साधन। यहाँ पर देखिए अल्पकाल में उत्पादन के दो साधन स्थिर होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो स्थिर साधन क्या है पहले उसको देख लीजिए। तो आप लिखोगे कि स्थिर साधन जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पर परिवर्तनशील साधन में देख लीजिए कि परिवर्तनशील साधन वे हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। तो अल्पकाल क्या है उसको यहाँ पर आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए दो लाइनें आपको यहाँ पर और समझ लेनी है। इस तरह से आप लिखोगे कि अल्पकाल में फर्म अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए केवल परिवर्तनशील साधन को बढ़ाकर उत्पादन स्तर में परिवर्तन करती हैं। ठीक है, तो अल्पकाल क्या है आपने समझ लिया कि अल्पकाल उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और दूसरा हो जाता है परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन क्या है, परिवर्तनशील साधन क्या है, आपने देख लिया। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेकेंड हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी, दीर्घकाल। और दीर्घकाल हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको क्या लिखना है उसको यहाँ पर देख लीजिए।
तो गाइस देखिए यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालोगे आप दीर्घकाल, और उसमें आपको इस तरह से लिखना है कि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सभी साधनों की मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो गाइस आप ले लीजिए। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। इसका एक व्यवस्थित तरह से आप इसका आंसर किस तरह से लिखोगे यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। तो चलिए गाइस इसका आंसर देख लेते हैं कि बजट रेखा क्या है। बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि बजट रेखा या कीमत रेखा वह है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है जिनके उपभोक्ता दी हुई आय व वस्तु की कीमत के साथ खरीदता है, बजट रेखा या कीमत रेखा कहलाती है। अब इसको आप एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि बजट रेखा या फिर कीमत रेखा हम किसे कहेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए आप इस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगे कि बजट रेखा या कीमत रेखा वह है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है जिसके उपभोक्ता दी हुई आय व वस्तु की कीमत के साथ खरीदता है, बजट रेखा या कीमत रेखा कहलाती है। तो अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए, इसका आंसर देख लिया। बजट रेखा क्या है इसको आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब एक बार इसको आप दोबारा से देख लीजिए। देखिए आपसे पूछा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो जाएगी। आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी वस्तु अथवा साधन का मूल्य निर्धारण। ठीक है, किसी वस्तु या साधन का मूल्य निर्धारण करेंगे तो वो किसके अंतर्गत किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, कई बार हम देख चुके हैं छोटा अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जैसे एक व्यक्ति की आय है तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और ये आप किस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है। चलिए इसको देख लीजिए। तो उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है, आप लिखोगे कि स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तनशील होने पर भी पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। इसको आप यहीं याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ईजी है इसकी डेफिनेशन। आप किस तरह से लिखोगे, एक बार दोबारा से देखिए। आप लिखोगे कि स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। और गाइस आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी आस्क किया गया था, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको सही ढंग से तैयार कर लेना है ये। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं आप लिखोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और फर्स्ट पॉइंट डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक कि कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। पहली विशेषता ये हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं आप फर्स्ट लिखोगे, क्रेताओं और विक्रेताओं यानी लेने वाले और देने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक कि कोई भी क्रेता
अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। और इसके बाद यहाँ पर सेकंड आपको ये लिखनी है, देखिए इसके बाद यहाँ पर गाइस सेकंड आप लिखोगे कि बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए, उनके आकार, रूप, रंग, गुण आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वस्तु की इकाइयाँ एक दूसरे पर पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको तीसरी विशेषता कौन सी लिखनी है उसको देख लीजिए। तीसरी विशेषता यहाँ पर आप लिखोगे कि परिवहन लागत शून्य होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं, आई होप आपको समझ आ गया होगा आप किस तरह से लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर गाइस क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या दिया गया है आप देख सकते हो। क्वेश्चन अब यहाँ पर देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 आपको ये तैयार कर लेना है कि औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है। तो औसत भौतिक उत्पाद क्या है, औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय, आप लिखोगे कि कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, उसे औसत भौतिक उत्पाद कहते हैं। ठीक है, औसत भौतिक उत्पाद क्या है, आप क्या लिखोगे, कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, उसे ही हम औसत भौतिक उत्पाद कहते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है और कभी आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ जाता है। तो क्वेश्चन है कि बाजार का अर्थ लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाजार का अर्थ लिखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या, ये जो आपके क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना है, इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए, तो ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा। अंतर पूछते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। मांग का नियम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मांग के नियम से क्या आशय है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है। और गाइस आपको ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, गिफिन वस्तुएं क्या हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसी तरह से जो भी आपके मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन दिया जाए, ऑल वीडियोस आपको देखनी है और वहाँ पर गाइस अगर आप रोज़ाना इसी तरह से देखते हो तो वहाँ पर यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। तो बाजार का अर्थ लिखिए, इसका आंसर आप लिखोगे कि बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से लगाया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। तो एक बार इसको आप दोबारा से समझ लीजिए कि बाजार क्या, और इसको गाइस आप खुद से भी लिख सकते हो कि बाजार का क्या अर्थ है। देखिए जहाँ पर किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता यानी लेने वाले और खरीदने वाले एकत्रित होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं यानी वस्तुओं का लेन देन करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इस तरह से आप गाइस वहाँ पर लिख कर आओगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन जो है वो आप कौन सा तैयार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कौन सा तैयार करना है उस प्रश्न के आंसर को भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आंसर आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य होता है। तो भुगतान शेष संतुलन क्या है, भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है गाइस, यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेश लेन देन का एक विवरण होता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इनके बाईं ओर सभी लेनदारियाँ और दाईं ओर सभी देनदारियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। इन दोनों राशियों के अंतर से भुगतान संतुलन का स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है। इसका यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, सॉरी यहाँ पर जो पहले देखेंगे जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से दिए जाते हैं उन पर डिस्कस हमने कर लिया। तो गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो देखिए इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि एक भी क्वेश्चन वहाँ पर ना छूटे। तो आप भी अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, अब यहाँ पर गाइस देख लीजिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। तो गाइस इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, देखिए लागत फलन की संकल्पना क्या है। आप यहाँ पर लिखोगे कि लागत फलन सामान्यतः उत्पादन फलनों से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं। उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय अब गाइस इसको आप दोबारा से देख लीजिए कि लागत फलन सामान्यतः उत्पादन फलनों से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं। उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में उठाए जाते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब गाइस यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि लागत फलन उत्पादन के साधनों तथा लागतों के बीच संबंधों को व्यक्त करता है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में लागत फलन अनेक तत्वों पर निर्भर करते हैं। इतना लिखने के बाद गाइस यहाँ पर आप लिखोगे अर्थात दोनों ही समयावधियों में लागत फलन अनेक तत्वों पर निर्भर करते हैं, अर्थात दोनों ही दीर्घकालीन लागत फलनों को निम्नलिखित प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब एक बार इसको आप दोबारा से देख लीजिए कि लागत फलन क्या है। ठीक है, और इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। यहाँ से एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर नीचे गाइस देखिए आपको किस तरह से वहाँ पर लिखना है। आप लिखोगे कि अल्पकालीन लागत फलन अर्थात C बराबर F कोष्टक में आपको लिखना है Q, T, P, F। इसके बाद सेकंड आप लिखोगे कि दीर्घकालीन लागत फलन अर्थात C बराबर Q, T, P, F, फिर आपको लिखना है P, फिर आपको यहाँ पर K। अब C यहाँ पर क्या है, कुल लागत है, Q क्या है, कुल उत्पाद है, T क्या है यहाँ पर प्रवृत्ति यानी तकनीकी, और PF यहाँ पर है साधन कीमत, के यहाँ पर हो जाएगी स्थिर लागत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन के आंसर का आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। क्लियर। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप कौन सा तैयार करोगे और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय बैंक को, देखिए गाइस यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो पूरा पेपर जो है उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो यहाँ पर
यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। आप लिखोगे कि देश के अन्य बैंकों जैसे व्यावसायिक बैंक तथा विकास बैंक के लिए केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। क्यों करता है उसको देख लीजिए। आप लिखोगे कि व्यावसायिक बैंक यदि अपने संसाधनों से पूंजी नहीं जुटा पाते हैं तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करते हैं। ठीक है, और फिर आप लिखोगे कि और केंद्रीय बैंक अंतिम प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि केंद्रीय बैंक को हम अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं। क्योंकि केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप लिखोगे कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिखनी है और यहाँ पर गाइस फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे कि वस्तु की प्रकृति, और ये हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे, देखिए हेडिंग डालने के बाद गाइस आप लिखोगे सामान्यतः अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि इन आवश्यकताओं को अधिक समय तक असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता। तो फर्स्ट वस्तु की प्रकृति, मांग की लोच को निर्धारित करने के कारण कौन कौन से हैं। फर्स्ट हो जाएगा वस्तु की प्रकृति और इसमें ये लाइनें आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड हेडिंग आप डालोगे वस्तु की कीमत, और वस्तु की कीमत हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि प्रायः जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है उनकी मांग की लोच सामान्य होती है। तो मांग की लोच को निर्धारित करने के कारण फर्स्ट हेडिंग याद कर लीजिए वस्तु की प्रकृति, नेक्स्ट वस्तु की कीमत। इसके बाद तीसरी हेडिंग यहाँ पर आपको ये डालनी है आय समूह। ठीक है, और आय समूह हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि मांग की लोच इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेता आय के किस समूह अथवा वर्ग में आता है। प्रायः समृद्ध वर्ग के लिए वस्तु की मांग बेलोचदार होती है जबकि निर्धन वर्ग के लिए वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि मूल्य में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन भी निर्धन वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका क्वेश्चन था कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारण या फिर कारक कौन कौन से हैं। तो वस्तु की कीमत, वस्तु की प्रकृति, आय समूह। ठीक है, तो ये आप 3 लिख सकते हो। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इतना बड़ा आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति का नियम क्या है समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पूर्ति का नियम क्या है समझाइए। तो गाइस यहाँ पर देखिए आप हेडिंग डालोगे पूर्ति का नियम अर्थ एवं परिभाषा। ये हेडिंग डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। देखिए आप लिखोगे कि उत्पादक का उद्देश्य सदैव अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह वस्तु को दी हुई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रखते हुए किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में कमी होती है। इस प्रकार कीमत और विक्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा में प्रत्यक्ष तथा सीधा संबंध पाया जाता है। अब एक बार इसको दोबारा से आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे।
ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए। और गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि गाइस आपका जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो गाइस अगर सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। गाइस अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखिए अगला क्वेश्चन आप ये तैयार करोगे कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा गया, तो केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है, ये तैयार कर लीजिए, मितव्ययिता का विरोधाभास। और एक बार गाइस आप इस पेपर को भी देख लीजिए कि इसमें आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इसमें आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं। देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए, पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। पेपर आपका इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जो भी क्वेश्चन है आप लिख लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, कीमत रेखा प्राइस लाइन क्या है, स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं, ये तैयार कर लीजिए। और इतने क्वेश्चन पहले आप गाइस देख लीजिए, उसके बाद में आपको पेपर ये दिखा दिया जाएगा। और भी क्वेश्चन है, आप कौन कौन से आपको प्रश्न तैयार करने हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहले इनको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था उसको देख लीजिए कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। तो आप लिखोगे कि एक परिवार के संबंध में जो बात सही है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में सही हो, यह आवश्यक नहीं है। एक परिवार में आय उसके व्यय से अधिक होनी चाहिए, अर्थात उसे बचत करनी चाहिए, किंतु यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, बचत की आय को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि बचत के लिए अधिक हो जाने पर आय का स्तर कम हो जाएगा और इसके फलस्वरूप बचत का स्तर भी गिर जाएगा और अर्थव्यवस्था की कुल बचत में कमी हो जाएगी। इसे ही मितव्ययिता यानी बचत का हम विरोधाभास कहते हैं। तो आई होप कहानी की तरह है, आई होप आपको गाइस ये याद भी हो गया होगा कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। यहाँ पर गाइस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। और उस पेपर में भी आपने देख लिया है कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब इसमें देखिए गाइस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन आप तैयार करोगे उसको भी देख लीजिए, पूरा पेपर देख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के पास आपको ना जाना पड़े, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलेगा उसको भी आप देख लीजिए। पहले इस पेपर का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर जो मिल रहा है उसको सही ढंग से आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि बजट रेखा क्या है। बजट रेखा बजट की संरचना पर प्रकाश डालिए। तो गाइस ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बजट रेखा क्या है, बजट की संरचना यानी संगठन पर प्रकाश डालिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो पहले एक बार इस पेपर को भी आप देख लीजिए गाइस। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ का क्या अभिप्राय है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब देखिए ये तो आपको गाइस रटे लेने हैं कि समझते, अगर आपका देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे नहीं दिया गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है क्या क्या आता है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है, व्यक्तिगत इकाई या फिर राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे या फिर व्यक्तिगत आय का अध्ययन करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप एकदम अच्छे से आपको तैयार कर लेना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन की मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो रट लीजिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यही पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट भी हैं।
और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे उन क्वेश्चंस को भी आपने देख लिया कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर वहाँ पर आपको क्या लिखना है। अब उस क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद गाइस जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर आपको प्रश्न मिला था कि बजट रेखा क्या है। बजट रेखा की संरचना यानी संगठन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपका ये है। और गाइस 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि 3 क्वेश्चन वो कौन से पूछे जाएंगे। आप इसी तरह से सारी वीडियोस आपको देखनी है इकोनॉमिक्स की, और जब तक आपका बोर्ड एग्जाम पास नहीं आता इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो वहाँ पर एक भी क्वेश्चन, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो या फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हो, क्वेश्चन आपका वहाँ पर एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से आप सारी वीडियोस देखते हो और जो भी आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी वीडियोस को देखकर और सही से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जाम की, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, एक भी क्वेश्चन वहाँ पर आपका नहीं छूटेगा। तो गाइस देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा अब। तो गाइस उस वीडियो में वहाँ पर हम उन क्वेश्चंस का आंसर देख लेंगे जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, और गाइस अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।